इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरेज के हवाले से। एक्सरेज का इंट्रोडक्शन क्या है। 1895 में एक्सरे को विल्हेम रोंटगन ने डिस्कवर किया है फर्स्ट टाइम। इससे पहले एक्सरे को अननोन रेडिएशन, यानी इनको एक्सरे का नाम भी इसलिए दिया गया, एक्सरे का मतलब है अननोन रेडिएशन। जब विल्हेम रोंटगन ने इनको डिस्कवर किया तो बाद में इनको रोंटगन रे भी कहा जाता है। तो एक्सरे को कैसे डिस्कवर किया गया है, आप ज़रा इस डायग्राम पे ज़रा गौर करें। एक्सरे बेसिकली यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में क्या है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब पर मुश्तमिल है और जो कि ये ट्यूब जो है ना ग्लास इन्वल्व है, जो कि ग्लास का एक इन्वल्व है और जिसके अंदर वैक्यूम रखा गया है, यानी इसमें वैक्यूम है। और इसके बाद देखिए यहाँ एक तरफ राइट साइड में देखिए कैथोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और देखिए लेफ्ट साइड पर एनोड है जिसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है। अब यहाँ पर देखिए जो एनोड है इसके ऊपर एक टारगेट एलिमेंट रखा गया है और जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसके ऊपर बम्बार्टमेंट किया जाता है, उसका नाम है टारगेट एलिमेंट या टारगेट मेटल्स कहते हैं, इसको रखा जाता है। और इसके बाद ये जो ट्यूब है इसके अंदर एक और फिलामेंट है जो कि यहाँ पर जो कि वो है एक छोटा सा फिलामेंट रखा है कैथोड के साथ, जिसका नाम है टंगस्टन फिलामेंट है। टंगस्टन एक एलिमेंट होता है और इस टंगस्टन को रखने का मकसद ये होता है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है और ये जल्दी पिघलता नहीं है हाई टेम्परेचर पे। इसके बाद ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसको एक और ट्यूब के अंदर जो है ना इसको रखा गया है, जिसका नाम है लेड केसिंग कहते हैं। इसको एक लेड केसिंग के अंदर रखा है। इसके बाद यहाँ से देखें एक छोटा सा विंडो रखा है और इस विंडो से रेडिएशन बाहर आउट होते हैं, यानी एक्सरे आउट हो जाते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पर जब यहाँ से कैथोड रेस, यहाँ से हाई वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेस को हम बम्बार्टमेंट करते हैं टारगेट एलिमेंट के ऊपर, तो ये जो कैथोड रे है ये पहले एब्जॉर्ब हो जाते हैं एनोडिक प्लेट में जिसमें टारगेट एलिमेंट भी रखा गया है, और फिर उसके बाद इसके अंदर से बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ के रेडिएशन निकलते हैं और इन रेडिएशन को एक्सरेस का नाम दिया गया है। यानी इस एक्सपेरिमेंट से आपको एक्सरे का डिफिनीशन आसानी से समझ में आया होगा कि व्हाट आर दी एक्सरे। देखिए जैसे कि मैंने लिखा, व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अ हेवी मेटल, यहाँ से देखिए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और हेवी मेटल ये एनोड के ऊपर रखा गया है, एनोड सरफेस में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखा गया और सम शॉर्ट वेवलेंथ हाई पेनेट्रेटिंग रेस, यहाँ से इस एनोडिक प्लेट से हाई पेनेट्रेटिंग रेस एमिट हो जाते हैं और इन रेस को एक्सरेस कहा जाता है। तो ये है एक्सरे का डिफिनीशन। तो हमने दो बातें डिस्कस की, एक्सरे का डिस्कवरी और एक्सरे का डिफिनीशन। और एक्सरेस को रोंटगन रे भी कहा जाता है क्योंकि रोंटगन वाज अ साइंटिस्ट, रोंटगन एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सरेस को डिस्कवर किया है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेस। देखिए यहाँ से जो इस स्मॉल विंडो से जो एक्सरेस निकलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। देखिए दे आर हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन, यानी ये जो रेडिएशन निकले हैं एक्सरे है इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, यानी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसके बाद ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो एक्सरेस होते हैं ये शॉर्टर वेवलेंथ के होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो एक्सरेस है ये डिपेंड करते हैं कि नेचर ऑफ एनोड पे, यानी एनोड किस एलिमेंट का है, हायर एटॉमिक नंबर का है, मॉडरेट एटॉमिक नंबर का, ये डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ, यानी एटॉमिक नंबर ऑफ क्या है, एनोडिक प्लेट पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि नेचर ऑफ एक्सरेस डिपेंड्स अपॉन दी एनोड। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो एक्सरेस होते हैं इनकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है क्योंकि इनका वेवलेंथ कम होता है, एनर्जी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनमें चीरने की सलाहियत ज़्यादा होती है।
इसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो एक्सरेस होते हैं ये हर तरफ हर डायरेक्शन में एमिट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया, एक ग्लास इन्वॉल्व का केसिंग रखा गया है ताकि एक्सरे करवाने वाला और एक्सरे करने वाले पर कोई कोई नुकसान या इसके लिए कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया, ये हर डायरेक्शन में निकलने की वजह से यहाँ एक स्मॉल विंडो रखा गया है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया कि दे आर एमिटिंग ऑल डायरेक्शन। इसके बाद यहाँ एक स्मॉल विंडो रखा है जिसके ज़रिए से हम एक्सरेज को यूज़फुल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जहाँ पर हमें एक्सरे करना होगा तो पेशेंट को बिल्कुल इसी जगह में बैठाया जाता है और एक स्मॉल विंडो होता है और जिसके अंदर से क्या होते हैं, एक्सरे मशीन से एक्सरेज निकलते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे कि एटॉमिक नंबर एंड एक्सरेज, यानी एटॉमिक नंबर और एक्सरे के बीच में क्या रिलेशन है, और इसको मोज़ले लॉ भी कहते हैं, इनको मोज़ले लॉ भी कहा जाता है। देखिए, मोज़ले वाज अ साइंटिस्ट। मोज़ले क्या था, एक साइंटिस्ट था जिसने 1913 से 1914 के बीच में वो रदर बोहर का स्टूडेंट था। ही वाज द स्टूडेंट ऑफ द बोहर। मोज़ले जो था वो बोहर का स्टूडेंट था। तो उसने क्या किया, यानी 38 डिफरेंट एलिमेंट को लिया, जहां एल्युमिनियम से गोल्ड तक। यानी मोज़ले क्या था, एक साइंटिस्ट था जिसने 1913 से 1914 के बीच में एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने 38 डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ किया, जहां पर एल्युमिनियम से लेकर गोल्ड तक ये एलिमेंट एज अ टारगेट एलिमेंट के तौर पर यूज़ किए, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। यानी उसने 38 डिफरेंट एलिमेंट चेंज करते हुए कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट किया। तो उसने देखा, जब उसने डिफरेंट एलिमेंट को यूज़ किया, यानी एल्युमिनियम से गोल्ड तक, और फिर उसके बाद देखा कि यानी एक्सरे के डिफरेंट तरह के रेडिएशन इमिट होना शुरू हो गए, और इन रेडिएशन का कम से कम वेवलेंथ कितना था, 0.04 एंगस्ट्रॉम, और ज़्यादा से ज़्यादा 0.08 एंगस्ट्रॉम था। तो यानी मोज़ले ने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने देखा कि इसी रेंज में यानी एक्सरे का यानी वेवलेंथ वाले रेडिएशन निकलने के बाद उसने अपना रिसर्च को 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर कंक्लूड किया। तो लिहाजा मैंने यहाँ पर हेडिंग लगाया, कंक्लूजन ऑफ दी मोज़लेस रिसर्च। तो पहला पॉइंट ये है इसका रिसर्च का कि ये जो एक्सरेज जो निकले हैं इनको उसने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिनमें से एक का नाम रखा के सीरीज, जिनका शॉर्टर वेवलेंथ वालों को के सीरीज का नाम दिया, और जबकि लॉन्गर वेवलेंथ वाले एक्सरेज को एल सीरीज का नाम दिया। यानी पहला पॉइंट क्या है, मोज़ले ने जो एक्सरेज को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला ग्रुप को के सीरीज जो कि शॉर्टर वेवलेंथ, और दूसरे को एल सीरीज जो कि लॉन्गर वेवलेंथ। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में वो कहता है कि जो एक्सरे से इनका वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर ऑफ द एनोडिक एलिमेंट पे। यानी जो टारगेट एलिमेंट रखा गया है कि अगर वो टारगेट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो उससे निकलने वाले रेडिएशन का वेवलेंथ यानी लैम्डा जो होगा वो कम होगा। अगर एटॉमिक नंबर कम होगा तो निकलने वाला जो रेडिएशन एक्सरे है इनका वेवलेंथ जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये भी इसका दूसरा पॉइंट था। अच्छा, तीसरा पॉइंट में वो कहता है जो एक्सरे से इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टारगेट एलिमेंट के एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ। अगर टारगेट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ से क्या होंगे, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले रेडिएशन एमिट होंगे। अब ज़्यादा हमें पता है ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले रेडिएशन का वेव नंबर कम होता है, वेव नंबर कह रहा हूँ, वेव लेंथ कम होता है,
क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी तरह से तीसरा पॉइंट में कहता है कि जो एक्सरेस है इनकी फ्रीक्वेंसी उस टारगेट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा एटॉमिक नंबर वाला टारगेट एलिमेंट इस्तेमाल होगा तो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन एमिट होंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में वो एक रिलेशन देता है। वो कहता है कि जो एक्सरेस निकलते हैं यानी इनका इस एटॉमिक नंबर के साथ जो रिलेशन है, वो कहता है कि अंडर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी हमेशा बराबर होगा a इंटू जेड माइनस बी है। अब यहाँ पर देखें, ये जो v है यानी इसको हम न्यू पढ़ते हैं, यानी न्यू अंडर रूट इक्वल होगा a का मतलब है a और b क्या है यहाँ पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, और z का मतलब यहाँ पर क्या है, z का मतलब यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। तो इसका ये कहना है कि यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ जो एक्सरेस है वो डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दी जो एक्सरेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, यानी एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट एलिमेंट के। यानी इसको आप दोबारा सुने, अंडर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो है ऑफ द एक्सरे जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, यानी एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट एलिमेंट के साथ। अगर टारगेट एलिमेंट ज़्यादा होगा तो एक्सरे का फ्रीक्वेंसी अंडर रूट में ज़्यादा बढ़ेंगे। यानी यहाँ दूसरे मानों में ये हमें इस तरह समझा रहा है कि अगर टारगेट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो भी अंडर रूट के हिसाब से बढ़ेगा। अंडर रूट का मतलब आधा बढ़ेगा, यानी हाफ टाइम बढ़ेगा। तो ये एक रिलेशन है और इसी रिलेशन को मोज़ले लॉ भी कहा जाता है। तो आप इस रिलेशन को दोबारा समझें कि यानी टारगेट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो इतना क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अंडर रूट के हिसाब से बढ़ेगी, यानी हाफ टाइम बढ़ेगा इसका। अगर वो कम होगा तो हाफ टाइम कम होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी, और न्यू को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ए और बी का मतलब है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और इसी तरह से यहाँ पर जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर। और ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट डिपेंड करेगा कि मेटल के नेचर पर। इसके बाद हम बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्सरे। एक्सरे का असल हकीकत क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है। देखें, जब हम टारगेट एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट करते, हिट करते हैं, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, टारगेट एलिमेंट के अंदर एटम के अंदर जाकर उसके इनर शेल से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, ये एक एटम दिखाया गया है और इस एटम के अंदर सबसे अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, इसके बाद फर्स्ट शेल के है, इसके बाद एल शेल है, इसके बाद एम शेल है। देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट करते हैं, ये एनोड है, ये एटम है, लेट सपोज, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेट सपोज इलेक्ट्रॉन के से निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन के से निकलेगा तो जाहिर सी बात है एटम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अब इसको स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो एल से आएगा या एम से आएगा। जब इलेक्ट्रॉन, याद रखना, जब इनर शेल से निकलेगा और इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तो वो लाजमी तौर पर क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा, और वो एमिशन ऑफ जो एनर्जी है ना, वो बेसिकली एक्सरे है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सरे का डिफिनीशन हम इस तरह भी बयान कर सकते हैं, जब किसी भी एटम के इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो जब हायर शेल से इलेक्ट्रॉन इनर शेल में आते हैं उसको स्टेबल करने के लिए, तो उसी दौरान वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना एनर्जी को एमिट करता है, और उसकी जो एमिशन ऑफ जो एनर्जी है वो बेसिकली क्या है, एक्सरे से। तो इसी तरह से यहाँ डिपेंड करेगा, अगर मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन के से निकल रहा है तो अब के से निकलेगा तो उसके बाद जो सीरीज पैदा होगा उसको हम क्या कहते हैं, के सीरीज कहेंगे।
अगर लेट सपोज इलेक्ट्रॉन के शेल से नहीं निकलता है बल्कि वो एल से निकलता है, जब एल से निकलेगा तो एम से फिल होगा, तो उस सीरीज का नाम क्या है? एल सीरीज। तो हमें यहाँ पता चला व्हाट इज के सीरीज, व्हाट इज एल सीरीज। तो के सीरीज को मैंने शॉर्टर वेवलेंथ का नाम दिया और एल सीरीज को मैंने लॉन्गर वेवलेंथ। तो अब ये बेसिकली ये शॉर्टर और लॉन्गर का हमें ये बात पता चला कि इलेक्ट्रॉन के से भी निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन एल से भी निकल सकता है। के से निकलेगा तो शॉर्टर वेवलेंथ वाले रेडिएशन खारिज होंगे, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएगा फिल होने के लिए। अगर एल से निकलेगा तो लॉन्गर वेवलेंथ वाले जो है ना रेडिएशन एमिट हो जाएंगे। तो ये बात हमें पता चला कि के सीरीज क्यों कहते हैं, के क्यों कहते हैं और एल क्यों कहते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है, वो ये है अगर लेट सपोज इलेक्ट्रॉन के से निकलता है तो उसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एल से नीचे आता है, तो उसको हम कहेंगे के अल्फा कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन के से ही निकलता है, उसको फिल करने के लिए एम से आता है, तो हम इसको कहेंगे के बीटा कहेंगे। तो कभी कभार आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि के बीटा क्या है, के अल्फा क्या है। तो के बीटा ये है कि के अल्फा क्या है, जब इलेक्ट्रॉन के से निकलेगा उसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एल से आएगा, यानी सेकंड शेल से आएगा, उसका नाम होगा यानी के अल्फा होगा। इसके बाद के बीटा का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन के से निकलेगा, उसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एम शेल से आएगा, उसका नाम है के बीटा है। तो यहाँ तीन बातें याद रखना है, वो ये है कि दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से ये है कि के सीरीज़ क्या है, एल सीरीज़ क्या है। इसके बाद दूसरी बात है वो ये है कि के अल्फा क्या है, के बीटा क्या है। और इसके बाद एक्सरे होते क्या है। बेसिकली किसी भी एटम के इनर शेल से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है बम्बार्डमेंट करने के दौरान, तो उसी दौरान इलेक्ट्रॉन जब हायर शेल से जब लोअर शेल में आते हैं तो एनर्जी इमिट करते हैं, और उस एमिशन ऑफ एनर्जी ही क्या है, एक्चुअली एक्सरेज है। इसके बाद हम बात करेंगे यूजेस ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज मेडिकल पर्पस में बहुत ज़्यादा कॉमनली इनको यूज़ किया जाता है। आल्दो ये रेडिएशन इतने ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदा नहीं है, आजकल इससे एडवांस टेक्निक्स यूज़ की गई है जिसमें अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है, इस तरह के। तो एक्सरे अगरचे फिर भी इनके यूज़ है, और इनका पहला यूज़ ये है कि सेटिंग ऑफ ब्रोकन बोन, यानी जब भी किसी शख्स का हड्डी कहीं से भी टूट जाती है तो उसको सेट करने के लिए एक्सरे करवाया जाता है, और डॉक्टर उस एक्सरे की मदद से उस पेशेंट को उसके बॉन्ड को दोबारा इस तरह जोड़ता है। इसके बाद दूसरा ये है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, हम इसको क्रिस्टलोग्राफी में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी क्रिस्टल के अंदरूनी स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए हम एक्सरेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा यूज़ है कि हम एक्सरे के मदद से किसी भी चीज़ का इंटीरियर पिक्चर निकाल सकते हैं, यानी किसी भी क्रिस्टल का अंदरूनी जो पिक्चर है उसको हम एक्सरे की मदद से मालूम कर सकते हैं।